हेलो फ्रेंड्स, एसएच लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो हमारे देश के शासन की नींव हैं। एक तरह से ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास, एक मॉरल कंपास की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 की, जिसमें राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत या जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP कहते हैं, वो दिए गए हैं। ये आर्टिकल्स 36 से 51 तक फैले हुए हैं। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन क्या है? हम एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझेंगे, उनका मतलब क्या है, उन्हें क्यों शामिल किया गया और आज के भारत में उनकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिद्धांत आखिर है क्या। इन्हें आयरलैंड के संविधान से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हाँ, और जो सबसे खास बात है वो ये कि ये सिद्धांत कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, मतलब ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। नॉन जस्टिशिएबल। हाँ, लेकिन देश के शासन के लिए ये मौलिक हैं, फंडामेंटल हैं। अच्छा। और समझने में आसानी के लिए इन्हें आमतौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: समाजवादी यानी सोशलिस्टिक, फिर गांधीवादी गांधीयन, और उदार बौद्धिक मतलब लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 बहुत सीधा है। ये बस इतना कहता है कि इस भाग के लिए राज्य या स्टेट का वही मतलब है जो भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के लिए है। मतलब इसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल और सभी लोकल अथॉरिटीज शामिल हैं। एग्जैक्टली। ये बस एक आधार तैयार करता है कि ये जो निर्देश हैं ये दिए किसे जा रहे हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 37, जो आपने कहा इन सिद्धांतों की आत्मा है। ये साफ कहता है कि इन्हें किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या? इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और कानून बनाना राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी कि इन सिद्धांतों को लागू करें। तो एक तरह से ये सिर्फ पायस डिक्लेरेशंस या अच्छी बातें नहीं हैं। मुझे याद है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इन्हें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा था। बिल्कुल। उनका विचार था कि भविष्य की कोई भी सरकार जो लोगों के वोट से चुनकर आती है, वो इन सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये सरकार के प्रदर्शन को मापने का, मतलब परफॉर्मेंस चेक का एक पैमाना है। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तो अब हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स पर आते हैं जिनमें समाजवादी विचारधारा की झलक मिलती है, जिनका लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 38 से। आर्टिकल 38 राज्य को निर्देश देता है कि वह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, एक सोशल ऑर्डर बनाने की कोशिश करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में झलके। प्रयास करेगा या शैल स्ट्राइव, इस शब्द पर भी संविधान सभा में काफी बहस हुई थी, है ना? हाँ, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, एक निरंतर प्रयास है। इसके बाद है आर्टिकल 39, जो बहुत विस्तृत है, काफी लंबा है। हाँ, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे क्लॉज A कहता है कि सभी नागरिकों, पुरुष और महिला दोनों को आजीविका के पर्याप्त साधन, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का अधिकार हो। ठीक है। फिर क्लॉज B कहता है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन है, मटेरियल रिसोर्सेज, उनका ओनरशिप और कंट्रोल इस तरह से बंटा हो कि उससे आम भलाई हो, मतलब धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा ना हो जाए। बिल्कुल। जो क्लॉज D में और भी साफ है कि इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह चले कि धन का संकेंद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आम लोगों के लिए हानिकारक ना हो। और इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात भी है। हाँ, क्लॉज D पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन। और एक क्लॉज F भी है जो कहता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर दिए जाएं। अच्छा, इसे तो बाद में जोड़ा गया था शायद। हाँ, इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और इन सिद्धांतों के आधार पर ही तो मिनिमम वेजेस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट जैसे कानून बने। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है आर्टिकल 39A, जिसे भी 42वें संशोधन से जोड़ा गया। ये समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड सुनिश्चित करने की बात करता है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा का
गठन इसी का नतीजा है। एग्जैक्टली। अब आते हैं आर्टिकल 41 पर। ये काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार की बात करता है। हाँ, ये विशेष रूप से बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता जैसी स्थितियों में राज्य को सहायता देने का निर्देश देता है। MGNREGA और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जैसी योजनाएं इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। सही कहा। फिर आर्टिकल 42 भी है, जो काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क की बात करता है। और मातृत्व राहत, मैटर्निटी रिलीफ का भी प्रावधान करता है। मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें हाल ही में संशोधन भी हुआ। हाँ, वो इसका एक सीधा उदाहरण है, जिसमें महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाया गया है। और आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए एक निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज, एक सभ्य जीवन स्तर और कुटीर उद्योगों, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात करता है। इस पर संविधान सभा में बहस हुई थी और इसमें कृषि श्रमिकों यानी एग्रीकल्चरल वर्कर्स को भी जोड़ा गया था। एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल 43A भी 42nd संशोधन से आया। हाँ, ये उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। और आर्टिकल 47 ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ा है। बिल्कुल, ये पोषण के स्तर, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ में सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य मानता है। और ये नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश देता है। पोषण अभियान जैसी योजनाएं इसी से प्रेरित हैं। हाँ। अच्छा, तो ये तो हुए समाजवादी सिद्धांत। अब कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात करते हैं जिन पर गांधी जी के विचारों का गहरा प्रभाव है। सबसे प्रमुख तो आर्टिकल 40 ही है। आर्टिकल 40, जो ग्राम पंचायतों, विलेज पंचायत को संगठित करने की बात करता है। ये उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए जरूरी शक्तियां देने का निर्देश देता है। यह गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने का प्रतिबिंब है। आर्टिकल 43B भी इसी श्रेणी में आता है ना, सहकारी समितियों वाला। हाँ, इसे 97वें संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। यह कोऑपरेटिव सोसाइटीज के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने पर जोर देता है। आर्टिकल 46 का क्या महत्व है? ये राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दे और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाए। और आर्टिकल 48, इसमें भी गांधीवादी दर्शन है। ये तो काफी चर्चित रहता है। बिल्कुल, यह कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने की बात करता है और विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार तथा उनके वध पर रोक लगाने की बात करता है। हाँ, इस पर तो देश में काफी बहस भी होती है। बहुत ज्यादा। चलिए, अब हम उन सिद्धांतों पर आते हैं जो उदारवादी विचारधारा को दर्शाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, ये राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज में एकरूपता लाना है। जहाबानो केस और सल्लम मुदगल केस जैसे मामलों ने इस पर बहस को और तेज किया था। बिल्कुल, और हाल ही में उत्तराखंड का UCC भी इसी दिशा में एक कदम है। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में। हाँ, मूल रूप से ये 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता था, लेकिन 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के बाद जब शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया, आर्टिकल 21A, हाँ, उसके बाद आर्टिकल 45 को संशोधित कर दिया गया। अब ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रावधान करता है। पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में भी एक सिद्धांत है, आर्टिकल 48A। इसे भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। और आर्टिकल 49 ये ऐतिहासिक इमारतों से जुड़ा है। हाँ, ये राज्य को राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का दायित्व सौंपता है। और यहाँ एक ऐसा सिद्धांत है जो शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। यह है आर्टिकल 50।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 50 राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव के लिए कदम उठाए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अंत में आर्टिकल 51 ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में है। हाँ, यह राज्य को निर्देश देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हाँ, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान करे और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता आर्बिट्रेशन द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहित करे। भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति रही है या संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशंस में जो भूमिका है, उसे इस आर्टिकल के प्रकाश में देखा जा सकता है। बिल्कुल सही। तो इन सभी आर्टिकल्स को समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, मौलिक अधिकारों और इन निरीक्षक सिद्धांतों के बीच क्या संबंध है? ये एक जटिल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शुरुआत में मौलिक अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, मतलब उन्हें ऊपर माना जाता था। हाँ, लेकिन मिनर्वा मिल्स मामले में, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया। और वो क्या था? कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर स्थापित है। अच्छा। वे एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। उन्हें एक रथ के दो पहियों की तरह देखा जाना चाहिए। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एग्जैक्टली। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मार्ग दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत सिर्फ दिशा निर्देश नहीं है, ये एक नए न्यायपूर्ण और समान भारत के निर्माण का घोषणा पत्र है। हाँ, ये वो लक्ष्य है जिन्हें हासिल करने के लिए देश को लगातार प्रयास करना है। आज की इस गहरी चर्चा से ये साफ है कि संविधान की निदेशक सिद्धांत हमारे राष्ट्र की आत्मा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि एक सरकार का असली उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि लोगों का कल्याण करना है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने संविधान बनाते समय थे, और भविष्य में भारत के विकास की दिशा तय करने में इनकी क्या भूमिका होगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड